पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार में आपको सफलता मिली, किस प्रकार से देखते हैं, चुनौती कितनी है आपके लिए? तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जिनके यहाँ से कोई राजनीति जीवन में नहीं रहा। वार्ड में आपकी कौन कौन सी समस्या जिनको लेकर आप चुनाव लड़े और अब क्या उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है? वार्ड को ढेबर के द्वारा, सरकार के द्वारा कैसे डैमेज किया गया उसका मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहूँगा। अभी भी वो हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है। अपने वार्ड में घूमने का काम शुरू कर चुका हूं। मैं प्रायः सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक काम, साथ में जो ठेकेदार हैं उनके साथ काम कर रहा हूं, सफाई की व्यवस्था को काम कर रहा हूं। चूँकि आप पार्षद हैं, क्या ऐसे कुछ जो घटनाएं घटी उस पर आप कार्रवाई करेंगे? ठेकेदार का ही बात किया जाए तो ऐसे ठेकेदार को काम प्रोवाइड किया जाएगा जिसको हम अच्छे से जानते हों, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हों और वो इस वार्ड को अपना समझे, ये रायपुर को अपना समझे। अतिक्रमण की समस्या राजधानी में बहुत हर वार्डों में है जी। तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी अब? अगर वो सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है, आम जनमानस के विरुद्ध काम कर रहा है तो उसके ऊपर बिल्कुल निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तुहार पार्षद तुहार सवाल और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, चुनाव का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है। अब बारी आ गई है जो चुनाव के समय, चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे प्रत्याशियों द्वारा उसको पूरा करने की, और हम लगातार अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, पार्षद प्रतिनिधि से चर्चा करें और जानने का प्रयास करें कि कैसा होगा आने वाला 5 साल। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं नवनिर्वाचित पार्षद देवदत्त द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। शुरुआत, चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, क्योंकि हम लोग का पहला पड़ाव रहता है कि हम जाने समझे कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, राजनीति में कैसा आना हुआ। कौन है देवदत्त द्विवेदी जी? सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। मैं इसी मोआ प्रगति नगर क्षेत्र का मूल निवासी हूँ और वर्तमान में अब मैं रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से 10 नंबर का पार्षद निर्वाचित हो चुका हूँ। आपका राजनीति में आना कैसा हुआ? शुरू से बचपन से मेरा जो लगाव रहा वो समाज सेवा के लिए रहा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ और लंबे समय से मैं संघ से, बचपन से जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था तब से मैं संघ से जुड़ा, संघ की शाखा जाना शुरू कर दिया। उसके बाद संघ के तमाम वर्ग होते हैं, ट्रेनिंग होता है, उसमें मैंने भाग लिया और वहाँ से चलते 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 आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भाजपा में मैं आज से 10 साल 15 साल पहले जब हमारे पूर्व विधायक नंदे साहू जी रहे और वो जब चुनाव लड़े थे उस समय से उससे पहले जो टीम गठित हुई उसमें मैं बूथ अध्यक्ष रहा और उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में मेरे को काम सीखने का, कैसे हम पार्टी में काम करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे जुलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे मतदाता पर्चियाँ देखा जाता है, घर घर तक पर्चियाँ जो लोगों को पहुंचाई जाती कैसे पहुंचाया जाता है, व्यक्तिगत पर्चा कैसे होता है, ये मैं जब मैं बूथ अध्यक्ष बना तो जाना। वहाँ से फिर मैं भाजपा के ज़्यादा बड़े पद तक तो नहीं गया क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और ज़्यादा मेरा जो रुझान था राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रति ही रहा और एक जो मंशा थी कि राजनीतिक रहना चाहिए, एक वो मापदंड होना चाहिए, वो मापदंड मेरे को बूथ अध्यक्ष के नाते मिला था तो उसको मैं विधि पूर्वक से और अपने सही तरीके से पालन करते आ रहा था। जी जी। राजनीति में आने के लिए किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। जी। आप इनको देखकर राजनीति में आए हैं? स्कूली शिक्षा के बाद जब मैं कॉलेज शिक्षा में आया, कॉलेज शिक्षा में आने के बाद मैं सिविल, मेरा बचपन से एक था कि मैं बड़ा सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनूं। जो रोड नालियों का काम होता था उसको देखना, उसके प्रति जो मन में एक जिज्ञासा रहती है कि कैसे काम किया जाता है और एक जो ठेकेदार का एक जो कहा जाए तो रुतबा रहता है, रोला रहता है, मैं वो बचपन से देखते आता था कि एक अकेला ठेकेदार है जो जिसके अंडर में 40-50 लोग काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में विकास हो रहा है। मैं अपना राजनीतिक गुरु नितिन गडकरी जो आज हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं उनको मानता हूं। हालांकि कभी मैं उनसे रूबरू डायरेक्टर तो नहीं हुआ, अगर जीवन में मेरे सौभाग्य में होगा तो बाकायदा उनसे मुलाकात होगी। उनको देखकर मेरे को ये सीख मिली कि जन नेता होना क्या होता है, देश का नेता होना क्या होता है, लोगों की समस्या का निवारण करना क्या होता है,
नेता ही बन जाना सब कुछ नहीं होता। लोगों के मन में एक जो भावना है कि इस देश को आईएएस लोग चला रहे हैं, कलेक्टर एसडीएम चला रहे हैं, डॉक्टर चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस देश को राजनेता लोग भी चला रहे हैं। आज वर्तमान में नितिन गडकरी जी कैसे राष्ट्रीय राजमार्ग से कैसे राज्यों को जो उनकी जो सीमा है, उनका जो किलोमीटर का दायरा है, उनको तेज़ी से काम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो बेबाकी से बात करते हैं सदन में, और जो वो वादे करते हैं कि जो बात उन्होंने कहा उसको उसी समय में ख़त्म करना, और विपक्ष के लोग भी आज उनका, जैसे अटल जी का सम्मान था वैसा उनका सम्मान किया जाता है। तो मेरे एक लोकप्रिय नेता हैं, मतलब मैं उनके प्रति एक भगवान को जो लोग नज़र से देखते हैं, मैं उस नज़र से देखने वाला नेता मानता हूँ। जी, आपने रुतबा की बात कही, तो क्या आपका राजनीति में आना भी, क्योंकि जो राजनीति में आ जाते हैं उसका एक अलग पावर रहता है, रुतबा रहता है, तो भी आपकी एक इच्छा था कि मुझे राजनीति में जाने नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यानी पावर का होना एक राजनेता के पास, एक जनप्रतिनिधि के पास अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन वो राजनेता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पावर का कैसे उपयोग करेगा, उस पावर का वो आम जनमानस को फायदा पहुंचाने के लिए किस स्तर तक का काम करेगा, उस पावर का वो गलत उपयोग कहाँ करना है, सही उपयोग कहाँ करना है। प्रशासनिक जो तंत्र है उसको सही दिशा से अगर कोई गाइडलाइन करता है, उसमें निगरानी रखने का कोई काम करता है, तो वो चाहे वो एक पार्षद हो, चाहे एक विधायक हो, चाहे एक सांसद हो, एक मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ये काम एक राजनेता ही कर सकते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को कंट्रोल में रखकर चलाना, ये काम राजनेता और जनप्रतिनिधि का ही काम है। जी, जैसे हम शिक्षा के बाद आगे निकलते हैं तो हम लोग के मन में रहता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तब क्या आप सोच के रखे थे कि मुझे राजनीति में ही जाना है? नहीं, मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरे पापा वर्तमान में रायपुर कलेक्टर, रायपुर एसडीएम साहब की स्टेनो है। मेरे घर में, मेरे नाना परिवार में मैं मानता हूँ कि सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो मेरे को शुरू से घर में ऐसा था कि शासकीय अधिकारी बनना है, या तुम बिजली विभाग में जाके काम करो, उसके रिलेटेड काम करो। मेरा शुरू से इच्छा था कि मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करूं, और मैं अपने लड़ झगड़ के, और उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्होंने मुझे बैकअप सपोर्ट किया, और मैं सिविल में इंजीनियरिंग पास आउट हुआ और डिप्लोमा भी किया। डिप्लोमा पहले आईटीआई किया, फिर डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के करते में ही मैं काम सीखना शुरू कर दिया था। मेरे जैसे शहर में जो ठेकेदार थे, हमारे भैया हैं कमलेश राजपूत जी, उनके साथ मैं ठेकेदारी सीखा, और ठेकेदारी सीखते साथ साथ ही मैं फिर लाइसेंसियल भी हुआ। लाइसेंसियल होने के बाद काम भी किया। काम करने के बाद ये जब मैं ठेकेदारी का काम करता रहा ना, तो मेरे को समझ आया कि प्रशासनिक तंत्र को कैसे एक राजनेता अच्छे से चला सकता है। जो सरकार की योजना है, सरकार की नीति है, सरकार का जो उद्देश्य है, वो जनमानस तक का अगर कोई पहुंचने का काम करा सकता है तो एक जन नेता करा सकता है। इस उद्देश्य के साथ फिर मैंने ये अपने मन में एक बात था, जो था कि जो मैं खुल के नहीं बोल पाता था, फिर वो बात में बोलना शुरू किया कि अगर मुझे भी एक बार मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आम जनमानस के लिए काम करना चाहूँगा। जी, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे और जिस पहली बार में आपको सफलता मिली, किस प्रकार से देखते हैं, चुनौती कितनी है आपके लिए? देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार 1 लाख युवाओं को राजनीतिक में उतारने का काम, मौका देने का काम जो उन्होंने कहा था, तो उसमें ये कहा गया था कि जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से ना हो, तो उसी बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी कभी राजनेता नहीं रहे, मेरे दादाजी कभी नहीं रहे, मेरे मामा पक्ष में भी लोग सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नाना लोग मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कोई रिटायर हो गए हैं। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जिनके यहाँ से कोई राजनीति जीवन में नहीं रहा। जुड़ना और राजनेता होना में बहुत फ़र्क है। तो ऐसे बैकग्राउंड से आया, और इसको मद्देनज़र रखते हुए एक युवा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया कि पार्षद का जो पद है, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है। एक वार्ड को पूरा सुचारू रूप से स्वच्छ बना के संचालित करके, ताकि वो एक एक लोगों की समस्या को निराकरण कर सके, और वो जो लोगों की जो समस्या है उसे अपने ऊपर विधायक तक, सांसद तक पहुंचा के लोगों की समस्या का समाधान कर सके। इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। जी, अभी हम राजधानी में बैठे हैं छत्तीसगढ़ की, लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ का जो हालात अभी भी मूलभूत सुविधाओं पर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो कितना अपने आप में ऑकवर्ड लगता है, पिछड़ापन लगता है, जब हमें इससे आगे सोच कर काम करना चाहिए। जी,
भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रही। डॉक्टर रमन सिंह हमारे मुख्यमंत्री रहे। उनकी ऐसे तमाम सी योजनाएं हैं जो मैं लोगों को ना बताऊं तो भी लोग जानते हैं। जैसे वो हमारी बहनों को साइकिल बांटने का काम, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, हर घर चावल देने का काम, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हर घर पानी का काम, बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया था। लेकिन जो लोगों का एक रुझान कहा जाए या जो भी कहा जाए, जो एक लय था वो जब वो टूटा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनकर आए, तो बहुत सारी नीतियां थी जिनके साथ उन्होंने बदलाव किया। जैसे रायपुर शहर में लोगों से महापौर छीनने का अधिकार, डायरेक्ट चुनने का अधिकार छीन लिया गया। जिनके पार्षद ज़्यादा हैं तो उनके महापौर बनेंगे। इसी आधार में एजाज ढेबर जी हमारे रायपुर के महापौर बने और उनके महापौर बनने के बाद जो रायपुर राजधानी की जो दशा थी उसको कैसे दुर्दशा में बदल दिया गया, ये बताने की बात नहीं है, आज लोगों के सामने है। जो मोदी जी के स्वच्छ भारत का सपना था, रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना था, उसको अगर किसी ने पानी डालने का काम किया तो एजाज ढेबर जी ने किया। उसमें ड्वाइडर घोटाला आपके सामने है, फुहारा घोटाला आपके सामने है। मैं मानता हूं कि हमारे रायपुर शहर को आज खाऊपुर बना दिया गया। जहां देख रहे हो चौपाटी बना दिया गया। यहां तक के जो तालाब थी, हमारा तेलीबांधा तालाब है, जो लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ पेड़ के लिए बनाया गया था ताकि लोग वहां जाए, सुबह घूमे फिरे, बैठ के बातें करें, शांति का माहौल हो। उसको भी वहां एडवेंचर और चौपाटी बनाकर उसको एक खाऊपुर बना दिए। नालंदा परिसर के सामने चौपाटी बना दी गई, जिसका हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक राजेश मूणत जी ने तमाम तरीके से विरोध किया, अनशन में भी बैठे। लेकिन ये सरकार इतनी ज़्यादा क्रूरता थी, इतनी ज़्यादा निर्दयी थी, जिसको सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से मतलब था। मैं मानता हूं कि चौपाटी बनने से आज लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग वहां काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक रोजगार देने के ही नाम से शहर के साथ छेड़छाड़ मत करिए। हमारे पास आज मैदान नहीं है। आप सप्रेसाला मैदान चले जाइए, एक शहर का सबसे बड़ा मैदान था, जहां मुझे बताया जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने वहां से छत्तीसगढ़ को बनाने का और छत्तीसगढ़ को स्थापना करने का आह्वान किया था। उस मैदान को तक इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी वहां पर गार्डन बनाकर और चौपाटी बनाकर बर्बाद कर दिया। तो कैसे स्मार्ट सिटी के सपने को पानी में फेरने का काम कांग्रेस की सरकार ने और पूर्व महापौर एजाज ढेबर जी द्वारा किया गया। स्वच्छ भारत का जो सपना था, आज देखिए आप, खाली जहां जा रहे हैं हम लोगों को विकास के काम में शिकायत नहीं है, लेकिन पानी की समस्या, कचरे की समस्या, लाइट की समस्या, जो मूलभूत सुविधा है जो लोगों को रोज चाहिए, उस समस्या को अगर कोई इस शहर में उत्पन्न किया है, वो काम एजाज ढेबर ने किया। और जिसके कारण हमारा शहर तरबतर हो चुका है। पानियों के कचरे से लोग परेशान हैं, पानी की समस्या से परेशान है, बिजली की समस्या से परेशान है। तो कैसे स्मार्ट सिटी का जो सपना था उसको बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने की, और वापस एक बार फिर पुनः लोगों ने हमें एक बार भारतीय जनता पार्टी को, हमारे को और हमारी महापौर मीनल चौबे जी को एक मौका दिया है, और उस मौके पर हम आगे काम करेंगे। जी, ये कहना आसान है कि 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 15 साल में बीजेपी ने क्या किया। जब हम देखते हैं इसको परिणाम को तो सबके नज़र के सामने में कि कौन कितने विकास है, कौन नहीं किया। खैर, हम आते हैं वार्ड में। वार्ड में आपकी कौन कौन सी समस्या जिनको लेकर आप चुनाव लड़े, और अब क्या उनकी क्या कार्रवाई होने वाली है? वार्ड में इससे पहले हमारी पार्षद रही, पूर्व पार्षद विश्वदिनी पांडे हमारी बड़ी दीदी रही। जैसे कांग्रेस की सरकार गई, सरकार जाने के बाद ये सीट सामान्य हुआ, महिला हुआ, तो हमने हमारी दीदी के पक्ष में बात रखकर टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी। पूर्ण बहुमत के साथ 1800 वोट से हम विजयी हुए। विजयी होने के बाद हमारी दीदी ने काम जैसे ही अपना कार्य शुरू किया गया, तो वार्ड को ढेबर के द्वारा, सरकार के द्वारा कैसे डैमेज किया गया उसका मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहूँगा। हमारे वार्ड में खुद का जोन है, लेकिन अपने कांग्रेस का जोन अध्यक्ष बनाने के लिए हमको शंकर नगर वार्ड में फेंक दिए। वहाँ चले गए, हमारे लोग परेशान, हमारे वार्ड के लोग परेशान। छोटी सी बात भी है तो उनको शंकर नगर जाना पड़ता है। दूसरा, कांग्रेस का पार्षद, एक जनप्रतिनिधि जब चुनकर आता है तो वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो सरकार का होता है, एक सरकार का हिस्सा होता है। ये काम ढेबर जी ने नहीं किया।
अगर कोई कांग्रेस का पार्षद है तो उनको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर हमारे बीच में हमारे भाजपा का पार्षद है तो फंड प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके बाद भी हमारी जो दीदी रही उन्होंने बहुत आखिरी दम तक लड़ाई लड़ा। ऐसे कई अवैध कब्जे हैं हमारे यहाँ जो हटाए गए और वार्ड का विकास किया गया। वो पार्षद बनने के बाद तो 2 साल तो कोविड में चला गया, 2 साल उनका ऐसा ही निकल गया, तो समय उतना नहीं मिल पाया। लेकिन जो समय उनको पर्याप्त रूप से मिला, जो काम इस 25 साल में इस वार्ड में कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे अनवर हुसैन के द्वारा नहीं किया गया, वो काम हमारी दीदी विश्वदिनी पांडे के द्वारा किया गया था। आज हमारे वार्ड में 3 सामुदायिक भवन है जो पहले कभी नहीं था, हमर क्लिनिक है, ऐसे तमाम से सुलभ के शौचालय हैं, कुष्ठ बस्ती है जिसको डेवलपमेंट का काम किया गया, रोड नाली का विकास किया गया। हमारे यहाँ भी यहाँ पर एक गवर्नमेंट फैक्ट्री बन रहा है जिसका सेट रेडी है, सिर्फ वहाँ पर इंस्टॉलेशन और एक टीम बनाने का काम बाकी है। ऐसे तमाम काम हमारे पूर्व पार्षद रही जो दीदी उनके द्वारा किया गया जी। मैं जब मैदान में उतरा, पार्टी ने मुझे मैदान में उतारा, तो लोगों को जो मेरा समर्थन था, जो प्यार था, वो मुझे इसलिए मिला क्योंकि हमारी जो पूर्व पार्षद रही वो सरकार न होने के बाद भी अच्छा काम की थी। तो लोगों को मेरे को ये विश्वास था कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में केंद्र में महापौर की मोदी जी की सरकार है, तो इस बार महापौर सीधे रायपुर की जनता को डायरेक्ट चुनने का अधिकार भी दिया गया। तो लोगों को ये विश्वास था कि जैसे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर और पार्षद बनेगा तो तेजी से विकास होगा। और जो काम हमारी दीदी करके गई थी उसी विकास के दम पर और जो किया गया था उसके ही सुचारू रूप से लोगों का हमें प्यार मिला और मैं 2400 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतकर आपके सामने आज बैठा हूँ। बहुत सारी विकास की काम हुआ है और बहुत सारा भी करना भी है, लेकिन क्या हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं साफ़ सफाई की, रोड की या फिर बिजली पानी की, तो अभी भी वो हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है। सफाई को सी व्यवस्था, जैसे मैं पार्षद अभी जैसे मैं निर्वाचित होकर आया तो मैं शपथ लेने से पहले ही अपने वार्ड में घूमने का काम शुरू कर चुका हूं। मैं प्रायः सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक काम, साथ में जो ठेकेदार हैं उनके साथ काम कर रहा हूं, सफाई की व्यवस्था को काम कर रहा हूं। जो हमारी मूलभूत यहाँ की दिक्कतें हैं, वीवी विहार जो एरिया है जिसमें पानी भर जाता है, आदर्श नगर से लगा हुआ एरिया है, उसमें जो लगा हुआ नाला है रेलवे क्रॉसिंग के बाजू में, उसमें पूरे शहर का पानी आता है। तो उस नाले का जो पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आना बरसात के समय में, बाहर का जो एरिया है जिसमें पानी निकासी में जो दिक्कत है उसके कारण वीवी विहार में पानी भर जाता है, आदर्श नगर में पानी भरता है, बरसात में लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इस काम को लेकर मैं प्रायोरिटी के साथ मैदान में काम करने उतरा हूं। और आपको बता दूं, मैं शपथ लेने के पहले ही मैं सफाई में उतर चुका था। और मैं अभी आप जाकर देख सकते हैं वीवी विहार के नाले को मैंने चेन माउंटेन्स के माध्यम से नगर निगम के तमाम अधिकारियों के सहयोग से हम उसका एक हिस्सा पूरा सफाई करा चुके हैं। और हमारे महापौर को भी हम ये बात रखेंगे कि यहाँ जो मूल समस्या है वो पानी भर जाने की समस्या है, जिसके लिए वो उनको एक दिन हम यहाँ आमंत्रित करेंगे जिसमें हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी उपस्थित रहेंगे, तमाम अधिकारी इंजीनियर उपस्थित रहेंगे, ताकि जो ये पानी की भरने की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकें। जी, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप ठेकेदारी में आप काम कर चुके हैं जी, और उसमें बहुत सारी अनियमितता और करप्शन के मामले सामने आए हैं। चूँकि आप पार्षद हैं, क्या ऐसे कुछ जो घटनाएं घटी उस पर आप कार्रवाई करेंगे? नहीं, हमारे जैसे इस वार्ड की बात करता हूं मैं, हमारे वार्ड में ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक के। मान लो अगर 2-4 जगह ऐसा हुआ है तो मैं दूसरे वार्ड की बात नहीं करूंगा, उसके लिए अधिकारी हैं, हमारी महापौर बैठी हुई हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे तमाम बड़े नेता बैठे हैं जिसमें वो निर्णय लेंगे। बाकी इस वार्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वार्ड में जो भी काम किया जाएगा वो मजबूती के साथ किया जाएगा। जो ठेकेदार का ही बात किया जाए तो ऐसे ठेकेदार को काम प्रोवाइड किया जाएगा जिसको हम अच्छे से जानते हों, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हों, और वो इस वार्ड को अपना समझे, ये रायपुर को अपना समझे, ये शहर को अपना समझे, और इसमें जो कोई भी प्रकार की जो दिक्कतें आती है उसका शिकायत ना हो। मान लो ऐसा होने के बाद भी अगर कोई प्रकार की शिकायत आ रही, कोई बदमाशी होगा तो उस पर हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से कार्रवाई करेंगे। जी, नए चेहरे हैं, यूथ हैं, आपसे बहुत उम्मीदें भी हैं लोगों को। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं बस वहीं तक सीमित न रह करके अगर स्किल डेवलपमेंट या फिर जो रोजगार के ऐसे कुछ पहलू है उस पर आप फोकस करने के लिए प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको वही बात बोला कि मैं आपको उदाहरण दिया कि हमारे रायपुर को आज खाऊपुर बना दिया गया।
अभी हाल ही में हमारे यहाँ चौपाटी का निर्माण किया जा रहा था, शंकर नगर रोड से जो विधानसभा रोड की तरफ रास्ता जाता है, उसका हमने पुरजोर विरोध किया था कि नहीं बनना चाहिए, आपको चौपाटी बनाना है, आप ओवरब्रिज के नीचे बनाइए, 2-4 दुकानें उपलब्ध कराइए। जरूरी नहीं है कि बड़ा चौपाटी होगा तो ही चौपाटी होगा, आप 2-4 लोगों को, मूल निवासी यहाँ के जो है उनको दुकान उपलब्ध कराइए, हर जगह को आप चौपाटी मत बनाइए। उसका विरोध किया था। आज भी वो पेवर वगैरह वहाँ सब पड़े हुए हैं, काम बंद हो गया। गारमेंट फैक्ट्री हमारे यहाँ बन रहा है, आज उसका सेट बनकर रेडी है। आज अगर वो संचालित होगा तो हमारे लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता के साथ, यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ विकास, देश के विकास के लिए और उसमें काम करने का सौभाग्य उनको मिलेगा। और आप जैसे इस वार्ड के स्किल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बोला ना कि हम अपने जो महापौर है, अपने विधायक जी हैं, उनसे मैं थोड़ा यही आग्रह करूंगा कि इस वार्ड को एक मैदान दिया जाए। आज हमारे युवाओं के लिए मैदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जीवन जी कर आए हैं, जो मैं अपना जीवन जी कर आया हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे हम, एक समय था कि हम बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे, खो, कबड्डी, ऐसे तमाम प्रकार के खेल थे जो खेला करते थे। आज का यूथ वो चीज़ देख ही नहीं पा रहा है, वो दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक और मोबाइल से बाहर नहीं आ पा रहा है। उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि उनके घर के माँ बाप या उनके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज वो अपने मूलभूत सुविधा से बाहर हैं। वार्ड में मैदान नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए अभी हमारे मुआ ओवरब्रिज के नीचे ही एक सेट बनाया जा रहा है, जो क्रिकेट के लिए, जैसे अभी बहुत सारे ओवरब्रिज के नीचे बना है, ताकि हमारे जो यंग बेच के आने वाली जनरेशन के बच्चे हैं वो खेल कूद में आगे आए, क्योंकि उनका घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो बाहर निकलेंगे तो आम दुनिया क्या होती है, लोगों की समस्या क्या होती है, मूलभूत सुविधा क्या होती है, कैसे किसी कार्य को किया जाता है, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, वो जानेंगे। तो इसको हम प्राथमिकता के साथ इस वार्ड के लिए पहले हमारे विधायक से, हमारे महापौर से एक ज़मीन, मतलब एक मैदान मांगेंगे, और हमारे यहाँ ज़मीन सरकारी ज़मीन उपलब्ध होगी तो उसको हमारे को पूर्ण रूप से समर्थन जी। अतिक्रमण की समस्या राजधानी में बहुत, हर वार्डों में है जी। तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी अब? देखिए, रायपुर शहर में जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार बनी, आपने देखा होगा कि बुलडोजर चला है। अतिक्रमण कोई भी करे, अगर वो सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है, आम जनमानस के विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसके ऊपर बिल्कुल निसंदेह कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर वो अपने कार्य को, अपने कोई जो भी जीवन यापन करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हम बिल्कुल उनके लिए साथ खड़े हैं, और उनके लिए अलग से एक जगह स्थापित करने का भी हम बात कर रहे हैं। ओवरब्रिज के नीचे उनके लिए बनाया जा रहा है शेड वगैरह, जैसे चौपाटी बन रहा है, मैदान भी बन रहा है, वहाँ जो जगह खाली रहेगा वहाँ लोग सब्जी दुकान लगाएंगे, ताकि ये जो नालिया के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, कोई कहीं भी ठेला लगा दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, परमिशन नहीं है उनके पास, कहाँ से आया है, किससे परमिशन लेकर काम कर रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर हम निसंदेह कार्रवाई करेंगे, कोई भी हो वो। और अगर हमारे वार्ड का आवासी है तो हमसे आए, हमसे बात करें, या हम उनके पास पहुंचेंगे कि उनको किस समय चीज़ों की दिक्कत आ रही है, उस बात को हम ऊपर लेकर जाकर उनकी जो समस्या रहेगी उसके लिए काम करेंगे। जी। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है जी, ये आपका वार्ड भी इसे अछूता नहीं रहा है, तो क्या इसे निपटने के लिए क्या कुछ आपके पास प्लान है? मैं कल अशोका हाइट के पास गया था, वहाँ एक छोटा सा मीटिंग रखा गया था। वहाँ के लोग यही मेरे से मांग किए कि जो नशे से धूत हैं, वो यंग बच्चे हैं, वो जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, उसके लिए हमने को शिकायत करके काम करना है। तो जो हमारे क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में पंडरी थाना पड़ता है, उस टीआई से मैं बहुत जल्दी ही बात करके मुलाकात करूंगा, और मुलाकात करने के बाद ऐसे जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, और जो इस वार्ड को या इस वार्ड के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले तो हम समझाइश देंगे, निवेदन करेंगे कि ये सब करना बंद कर दे, और नहीं होगा, नहीं मानेंगे तो फिर शासन के तो बैठी है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। चौक चौराहा में सीसीटीवी कैमरा की बहुत जगह से मांग आ रही थी, क्या इस पर भी आप काम करेंगे? देखिए, कैमरा लगाना बड़ा चीज़ नहीं है, मैं आपको स्पष्ट हूँ इस बात में, मैं इसमें थोड़ा भी संकोच नहीं करूँगा। लोग बोलते हैं कैमरा लगा दीजिए, कैमरा लगाने से ये होगा वो होगा। कैमरा लगाना आसान बड़ा चीज़ नहीं, उसको संचालित करना बड़ा चीज़ है, उसको उसकी देख रेख करना बड़ा चीज़ है। और ये वार्ड हमारा है, ये शहर हमारा है, ये राजधानी हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, हमको यहाँ कैमरे की क्यों आवश्यकता पड़ रही है?
रहना हमको है, चलना हमको है, जीना हमको है, हमको यहीं रहना है, तो क्या सिर्फ कैमरा लगाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस वार्ड को, इस शहर को, इस राजधानी को, इस स्टेट को हम अपना समझे और उसके लिए काम करें। आज जो स्वच्छ भारत का लोग सपना, मोदी जी सपना देखे, वो अपने लिए नहीं देखे, इस भारत देश को स्वच्छ बनाने के लिए देखे। इस देश में निवास करने वाला एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ भारत के सपने को साकार करे। आज हर घर दरवाजे में गाड़ियाँ आ रही हैं, कचरा कलेक्ट किया जा रहा है, सरकार के द्वारा लोगों को 2-2 डब्बा दिया गया है कि एक में वो गीला कचरा रखेंगे, एक में सूखा कचरा रखेंगे। तो वो लोग अब कचरे को घर में रखें, बाहर नालियों में ना फेंकें, ताकि समस्या ना हो। क्योंकि ये शहर हमारा है, इसको स्वच्छ बनाने का काम, इसको अच्छे से सजा के रखने का काम, सुचारू रखने का काम हमारा है। उसी प्रकार असामाजिक तत्व कोई अगर बदमाशी कर रहा है, कोई प्रकार की गीला वातावरण को खराब करने का काम कर रहा है, आप उसके लिए शासन बैठी है, उसको शिकायत करिए। मैं पार्षद चुन कर आया हूँ, मुझे शिकायत करिए। सिर्फ कैमरा लगाने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मैं ये नहीं बोलता कैमरा नहीं लगेंगे, कैमरा लगाएंगे, वो भी एक मूलभूत चीज़ है, कैमरा लगना चाहिए, लगाएंगे ताकि हमको जो ऐसा समय जो हम ना देख पाए वो हमको कैमरा दिखाएगा। लेकिन कैमरा ही सब कुछ है, ये चीज़ जो लोग हमारे मन में है वो अच्छी बात नहीं है, उसको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए कि कैमरा ही सब कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि मेरी नज़र से बड़ा कैमरा नहीं होता। जी। मीना चौबे जिस बार महापौर के लिए चुन कर आई हैं, जीत कर आई हैं, तो क्या कुछ बेहतर हो सकता है अगर मुकाबला करें ढेबर जी के कार्यकाल से? हमारी माननीय महापौर जी जो आज चुन कर आई हैं, उन्होंने 5 साल नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया है नगर निगम में। सब वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं कैसे उन्होंने सरकार के जो नीतियां थी, गलत काम थे, गलत विचारधारा था, गलत गाइडलाइन था, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाया था। जो डिवाइडर घोटाला के लिए जो आवाज़ उठाया गया वो हमारी महापौर ही थी जी। आज जो निर्वाचित महापौर होकर आई हैं वो पहले नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने ही आवाज़ उठाया था कि डिवाइडर जो VIP लाइन में राम मंदिर तक के डिवाइडर बनाया गया वो उसमें गड़बड़ी हुई है। फुहारा को लेकर जो विवाद हुआ था उनका भी आवाज़ उन्होंने सुचारू रूप से उठाया था। तो उन्होंने समस्या को अपने आंखों से देखा है कि कैसे शासन अपने पावर का, महापौर अपने पावर का गलत उपयोग करके लोगों को परेशान करने का काम की है। आज वो स्वयं महापौर निर्वाचित होकर आई हैं तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हैं कि कैसे हम इस काम को अच्छे से करेंगे, किस रूप में करेंगे, किस रूपरेखा में करेंगे, ताकि जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, पानी, बिजली, सड़क, मकान, ऐसे तमाम प्रकार की सुविधा है, उनको भरपूर उनके निचले स्तर तक के पहुंचकर उनका लाभ मिल पाए। जी, इसी कार्यक्रम में उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी तो उनका कहना था कि जो घोटाले हुए हैं पिछले कार्यकाल में उनकी जांच कराएंगे और साथ ही साथ महतारी वंदन योजना के जो लाभार्थी हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन पर भी उन तक भी सुविधा पहुँचाएंगे। तो क्या लगता है कि ये सब पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है और करना भी चाहिए। क्यों पॉसिबल नहीं है? 60 पार्षद हैं हमारे, आज महापौर हमारी है, मुख्यमंत्री साहब हमारे हैं, मंत्री हमारा है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, सब हमारे हैं। तो अगर ऐसा कोई गलत कार्य किसी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा किया गया है तो बिल्कुल निसंदेह उसका जांच कराना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो या उसमें नेता शामिल हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। और आप जान रहे हैं अभी दारू घोटाला में और UPSC घोटाला में ऐसे तमाम घोटाले जिसमें सरकार जांच कर रही है और कई अधिकारी अंदर हैं। एक हमारे पूर्व आबकारी मंत्री लखमा जी अंदर हैं, है ना, जिन्होंने माहौल को, शहर के माहौल को ख़राब करने का काम किया। और जिस प्रकार से बलौदा बाजार में आगजनी की घटना घटी उसमें देवेंद्र यादव जी अंदर रहे, अभी कुछ दिन पहले उनकी जमानत होकर वो बाहर आए हैं। तो बिल्कुल निसंदेह ऐसे जो गलत काम किए हैं उनके ऊपर सरकार हमारी जांच कराएगी। ढेबर जी से हमारी चर्चा हुई थी, उनका कहना है कि 5 साल में कुछ घोटाला हुआ ही नहीं, बस BJP का ये आरोप है। ये बोल देना आसान है, घोटाला नहीं हुआ। घोटाला हुआ कि नहीं हुआ ये लोगों के सामने है। उनके स्वयं के भाई 2000 से ज़्यादा के आरोप में, घोटाले के आरोप में अनवर ढेबर जी अंदर रहे। मैं जहाँ तक अभी जान रहा हूँ कुछ दिन पहले ही बाहर आए हैं जमानत में, जांच चल रही है ना। और उनको मान लो लगता है, उनको ऐसा लगता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब चीज़ काम अच्छा रहा, तो फिर डर किस बात का है? उनको भी सहमति दे देना चाहिए कि बिल्कुल आप जांच कराइए, क्योंकि जांच तो किसी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा किया जाएगा, किसी अधिकारी तंत्र के द्वारा किया जाएगा, तो फिर डर किस बात का है? फिर कांग्रेस के लोग ईडी को कोसने काम कर रहे हैं,
जब हार जा रहे हैं तो ईवीएम को कोसने का काम कर रहे हैं। तो महापौर जी को तो बोलना चाहिए, बिल्कुल मैं अगर पाक काम किया हूं तो बिल्कुल आप जांच कराइए, कौन रोका है आपको जांच कराने से? तो बिल्कुल उनको समर्थन करना चाहिए। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं 5 साल महापौर रहा और कोई प्रकार का घोटाला नहीं हुआ, भाजपा सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रही है, तो वो सिर्फ अपने आप को छुपाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। आने वाले 5 साल में किस प्रकार का वार्ड आप देखना चाहते हैं? आने वाले समय में जो हमारे वार्ड में काम बचे हैं, बहुत सारे रोड हैं जो बनाना हमको बाकी है, बहुत सारी नालियां हमको बनाना बाकी है, और मेरा स्वयं का मूल उद्देश्य रहेगा कि मेरा जो वार्ड है वो एकदम स्वच्छ वार्ड रहे। जैसे इंदौर को लोग जानते हैं शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अरे भाई हमारा इंदौर, वैसे लोग हमारे वार्ड के लोग बोले कि हमारा मुआ, हमारा रानी लक्ष्मीबाई वार्ड। और सिर्फ मुआ की बात नहीं करता भैया साहब, मैं तो ये बोलता हूँ कि रायपुर को स्वच्छ बनाना है, पूरे रायपुर को स्वच्छ बनाना है, ताकि रायपुर के लोग, निवास करने वाले लोग ये गर्व के साथ बोले कि हमारा रायपुर। मोर रायपुर कहने बस से काम नहीं होगा, उसको स्वच्छ बनाना पड़ेगा। उस काम को करने के लिए हमको आम जनमानस के जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो ही इसमें हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारे सबसे बड़े सहयोगी। मैंने आपको कहा ना कि सरकार घर घर कचरा कलेक्शन का काम कर रही है, डब्बा दिया गया है, कूड़ादान प्रोवाइड किया गया है। तो आप गाड़ियां आ रही है, मान लो गाड़ी नहीं आ रही है तो आप हमको बताइए, हम उसके लिए बात करेंगे कहाँ गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है, ताकि हम उसका निराकरण कर सके। आप कचरे को नाली में, किसी के प्लाट में, किसी के बाहरी जगह में मत फेंकिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो आप हमें बताइए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फाइन कटाया जाएगा नगर निगम में। और मैं अपने नगर निगम की पहली बैठक में, जो हमारा जोन नंबर 3 पड़ता है, अभी तो जोन नंबर 3 में ही है, उस पहली बैठक में ये बात मैं स्पष्ट रूप से निवेदन के साथ कहा हूँ कि मैं अपने वार्ड को पानी, बिजली और सफाई की मैं कोई भी प्रकार की कोताही और कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना हो, शिकायत करना हो, आवाज़ उठाना हो, लड़ाई लड़ना हो अधिकारियों के खिलाफ, बिल्कुल लड़ेंगे। पार्षद एक पहला पड़ाव होता है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, उसको आप पूरा कर चुके, तो आगे चल के आपकी इच्छा शक्ति कहाँ तक है? विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री? ऐसा नहीं है, मैं आपको बोला ना कि पार्षद बनना मेरा एक सपना जैसा नहीं था। मेरा सपना था कि मैं समाज सेवा का काम करूं। जैसे मैं बोला ना आपको कि मैं बचपन से देखता था कि ठेकेदार होना मतलब बहुत बड़ा बात होता है। जब मैं स्वयं ठेकेदारी करने लगा तो मुझे ये लगा कि नहीं, ठेकेदार बनने से बस सब कुछ नहीं है ना। जो ठेकेदार के ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनको कंट्रोल करना बहुत बड़ा बात होता है। तो वैसे ही मैं समाज सेवा के इसमें रूपरेखा में और अपने एक ललक था उसको मद्देनजर रखते मैं आया हूँ और आज पार्षद बन चुका हूँ। तो मैं पूरा अपने एक विश्वास दिलाऊंगा कि पार्टी को भी, अपने महापौर जी को भी, कि मैं बिल्कुल निस्संदेह पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं इस वार्ड के लिए काम करूंगा। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, तो मेरा ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं अभी पार्षद बना तो मेरे को 10 साल बाद विधायक बनना है। अगर सौभाग्य रहा, समय साथ देगा और मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक चाय बनाने वाले को आज नगर पंचायत का अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाई है, रायगढ़ में आपके सबके सामने है। तो वैसे ही अगर मैं अच्छा काम करूंगा, आम जनमानस के लिए काम करूंगा, लोगों की समस्या के लिए काम करूंगा, तो हो सकता है पार्टी मुझे आगे भी ले जाने का मौका देगी। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा की। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे वार्डवासियों को? मैं अपने वार्ड के लोगों को एक तो पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बहुत बड़े लीड के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा अपने वार्ड के लोगों से खास करके कि जो भी आपकी जन समस्या है उसके लिए आप हमसे, मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से मुझे कांटेक्ट करिए। हमको इस वार्ड को स्वच्छ बनाना है, उसके लिए आप जो गाड़ियां आ रही हैं कचरे का उसमें ही कचरा डालें, नालियों में कचरा ना फेंकें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो निसंदेह आप मुझे बताइए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा निगम से, उनको फाइन काटने का काम, चाहे वो किराएदार हो, चाहे इस वार्ड का मूल निवासी हो, कोई भी हो। तो मैं उनसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आपके ही सहयोग से हम इस वार्ड को साफ सुथरा स्वच्छ बनाएंगे। और अगर आप ये यहाँ के लोग मेरा ऐसा करने में सहयोग करेंगे तो पूरे 70 वार्ड में हमारा जो 10 नंबर वार्ड है वो टॉप 1 में होगा। जी,
तो आप सुन रहे थे देवदत्त जी को, जिनका कहना है कि जनता उन्हें मौका दिए हैं और आने वाले जो 5 साल है उसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और जो 10 नंबर वार्ड है उसको सभी 70 वार्डों में सबसे टॉप पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।